हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो देखने हो पॉलिटिकल साइंस के बारे में या हिस्ट्री के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में, टेस्ट सीरीज़ मैंने डाल रखी हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए काम आती हैं। आज हम जो है घटना चक्र का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पोर्शन डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। तो 4 अक्टूबर 1957 को सफलतापूर्वक स्पुतनिक 1 वहाँ पर स्थापित कर दिया था अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी, वाटरशेड मोमेंट था। एंड यह 96 मिनट में धरती की एक परिक्रमा कर लेता है। ये 96 मिनट में, मतलब धरती के चारों ओर चक्कर लगा देता है। और 92 दिनों में ये धरती की कक्षा में घूमता रहा, और 92 दिनों तक ये पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा। उसने 1400 परिक्रमाएँ की। तो इसने 1400 परिक्रमाएँ की, चक्कर लगाए। 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 2, तो 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 इन्होंने अपना लॉन्च किया। इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी। तो इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी। इनके कुछ एक प्रारंभिक प्रयासों के बाद मानव सहित यान भेजने की चेष्टाएं की गई। तो क्या है, इनके कुछ आरंभिक जो स्टार्टिंग प्रयत्न थे रशिया के, ये सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 स्पुतनिक 2 भेजा उन्होंने 57 में, और मतलब ये अक्टूबर में भेजा पहला, दूसरा नवंबर में भेजा। तो इनमें कुछ में क्या था, मानव आदमी को भेजने की चेष्टा की कोशिश की, बट रूसी यान वोस्तोक धरती की परिक्रमा के लिए 12 अप्रैल 1961 को प्रेषित किया गया। तो जो है वोस्तोक, ये 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया। इसमें मेजर यूरी गागरिन, जो मेजर वहाँ के थे, यूरी गागरिन भी सवार थे। और पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वह स्वकुशल धरती पर वापस लौट आए। इस प्रकार गागरिन को संसार में प्रथम अंतरिक्ष यात्री का श्रेय मिला। तो यूरी गागरिन को कौन सा मिला? प्रथम यात्री का श्रेय मिला। गागरिन इस यात्रा में कुल 1 घंटा 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। तो 1 घंटा 48 मिनट के टाइम के लिए वो अंतरिक्ष में रहे। प्रथम चंद्र अवतरण। इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा गया, मतलब अंतरिक्ष में गए थे तो उसके बाद चांद पे गए बंदे। यह कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हुई। तो अमेरिका का अपोलो अभियान चांद के लिए था। आपको क्वेश्चन बन सकता है ये, और ये 1 लाइनर में आपके या स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है। अपोलो अभियान, अपोलो 7 1968, ये 1968 की बात कर रहे हैं हम। तो देख लो 1957 से चले थे, 1968 पे आ गए हैं। तो 1968 के से आरंभ हुआ अपोलो 17। अपोलो 17 1972 तक पहुंच गया। कि ये 7 से लेके सीरीज चलती रही होगी, बार बार नेम चेंज होते हैं। ये कंटिन्यूस भी नहीं है कि रैंडमली भी नंबर दिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। और अपोलो 11 इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अपोलो 11 क्या था? महत्वपूर्ण चरण था जिसके तहत मानव ने चांद पर कदम रख लिया था। तो अपोलो 11 के तहत चांद पर कदम रखा था। चांद अवतरण की है ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई। तो चांद पे जाने का टाइम, जब मान लो इसको कैसे याद रख सकते हैं, नेशनलाइज हुए थे ना बैंक, उसी टाइम पे चांद पे गए थे 16 जुलाई 1969 को। 24 जुलाई 1969 को रात में 9:10:30 पर समाप्त। तो 24 जुलाई को, 16 जुलाई से 24 जुलाई तक ही चली थी, 8 दिन लगा लो। 1969 को 9:30 पर समाप्त हो गई थी। यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कोलिंस। तो 3 बंदे गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने का तो आपने नाम बहुत सुना होगा। एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कोलिंस, पहले दोनों यात्रियों ने सबसे पहले चंद्र पर अपने पैर रखे थे। मतलब एडविन एल्ड्रिन ने और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले चंद्रमा पर रखे। तीसरे यात्री कोलिंस याद ने चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। तो ये यान में ये चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे कोलिंस थे जो, क्योंकि कुछ ऐसा फंक्शन होगा कि ताकि वो आए वापस उनको लेके आए, तो इसलिए वो SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है 3 भारत के प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये SLV-3 भारत का पहला प्रयोग किया था। इसके द्वारा प्रक्षेपण यान था। भारत ने प्रारंभिक रॉकेट
SLV-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है ना, IRS-1, तो 18 जुलाई 1980 की बात कर रहे हैं हम। SLV-3E2 के साथ में इसने IRS-1 को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया था। तो लॉन्च व्हीकल का नाम तो है ASLV, SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 3E2 नाम है उसका, 3E2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3E का 2 जो सेकंड वर्जन है। तो उसने 18 जुलाई 1919 को IRS-1 को वहाँ पे छोड़ के आ गया, को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया। इसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बन गया। तो अंतरिक्ष क्लब का जो है एक छठा सदस्य बन गया। भारत में कि इस रॉकेट की अपनी सीमाएं थी, बहुत लिमिटेशन थी इसकी। यह अपने साथ 35 से 41.5 किलोग्राम वजनी रोहिणी को लेगा, मतलब जिसमें कुल 41 किलोग्राम का वजन था। श्रृंखला को उपग्रह की धरती की 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, LEO, वहाँ पे 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर रहता वो। वहाँ पे 41 किलो का रोहिणी छोड़ के आ गया वो। तो रिमोट सेंसिंग, दूर रह के सेंस कर रहा था अर्थ को, वो इसका IRS इसलिए बोलते हैं। तो इससे थोड़ा सा सुधार परिवर्तन करके हमने ऑगमेंटेड कर दिया, इसका मतलब थोड़ा अलग सा वर्जन लेके आ गए। फलस्वरूप देश का अगला रॉकेट SLV सैटेलाइट ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड थोड़ा सा उसकी मॉडिफिकेशन कर दिया, अस्तित्व में आ गया, जो अपने साथ 100 से 150 किलोग्राम के निचली कक्षा में स्थापित करने के सक्षम था। मतलब ये लोअर ऑर्बिट में 400 से 500 किलोग्राम का कर रहा था, पहले कम किलोग्राम का कर रहा था, क्योंकि पहले तो 41 kg का लेके गया था बस ये। फिलहाल SLV-3 और ASLV दोनों रॉकेट श्रृंखलाएं समाप्त घोषित कर दी हैं। तो SLV और ASLV जो हैं ख़त्म हो गए हैं अभी, ये यूज में नहीं होते रॉकेट। और रॉकेट वो होता है कि जो उसको छोड़ गया था। अब तो रॉकेट ऐसे भी आने लगे हैं कि वो वापस आएंगे छोड़ के। पहले क्या होता था, वो अपना एटमॉस्फेयर में भी सस्पेंड करते रहते थे। अभी बहुत दिन पहले आपने पता होगा कि एक शक्ति मिशन चला था, जिसमें क्या है, ASAT था, मतलब एंटी सैटेलाइट सिस्टम था, कि उसको उड़ा दिया था ऊपर ही, उसको नष्ट कर दिया था। तो ये है। इसके बाद भारत ने ध्रुवीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, जो 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उत्तर दक्षिण दिशा में 1000 से 1200 किलोग्राम लेके जाता था। तो अर्थ ऑर्बिट, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट था, उसकी हाइट भी बढ़ा दी कि अब 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने लगा, और 1000 से 1200 किलोग्राम वजनी को भी स्थापना करता था। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 44 मीटर लंबा और 295 टन भारी है। 44 मीटर लंबा, 295 टन भारी है, और ये 4 चरण 4 स्टेज रॉकेट होता है। 4 स्टेज क्या है, मतलब उसमें फ्यूल होता है, अलग अलग स्टेज में होता है, अलग अलग टाइम पे एक्शन में आता है, बर्निंग होती है। तो इसमें प्रथम तथा तीसरे चरण में ठोस सॉलिड प्रोपोलेंट्स होते हैं। तो यहाँ क्या है, प्रथम और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या है, सॉलिड प्रोपोलेंट होते हैं, तथा दूसरे और चौथे के चरण में द्रव लिक्विड प्रणोदक होते हैं। तो लिक्विड प्रोपोलेंट होते हैं। प्रणोदक ये जो मतलब इसका फ्यूल है, फ्यूल के 2 भाग होते हैं। जो हिस्सा जलता है उसे फ्यूल कहते हैं, मतलब जो प्रोपोलेंट बोल दिया, इसको प्रणोदक बोल दिया। प्रोपोलेंट के 2 भाग होते हैं, एक तो हिस्सा जो जलता है उसको फ्यूल बोलते हैं, और जो जलाने में सहायक होता है उसको ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। तो जलाने में सहायक होता है तो ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। ध्रुवीय रॉकेट के चरण में जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल रहे हैं, उसमें 6 बूस्टर्स होते हैं, स्ट्रैप ऑन मोटर। तो बूस्टर स्ट्रैप होते हैं इस पे जो रहते हैं। इसमें किसी भी प्रोपोलेंट इस्तेमाल, जिसमें उसमें भी ठोस प्रोपोलेंट इस्तेमाल होते हैं। जो बूस्टर स्ट्रैप है इनमें भी प्रोपोलेंट, सॉलिड प्रोपोलेंट यूज होते हैं। इनमें प्रणोदकों प्रोपोलेंट्स की मात्रा भी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो उनकी जो वैल्यू है कम या ज़्यादा की जा सकती है आवश्यकता अनुसार। प्रथम चरण की मुख्य मोटर, कोर मोटर और उससे संलग्न बूस्टरों में ठोस प्रद्योतक, मतलब जो लिक्विड सॉलिड प्रोपोलेंट है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो पॉलीब्यूटाडाइन प्रथम चरण जो कोर मोटर है उसमें संलग्न बूस्टरों के सॉलिड प्रोपोलेंट होता है, उसमें HTPB याद रख सकते हैं, हाइपर टर्मिनेटेड पॉलीस्टीरीन पॉलीब्यूटाडाइन प्रयुक्त होता है। ये ईंधन का नाम है, ये आप HTPB है, इसे याद रख लेना। ध्रुवीय रॉकेट का दूसरा चरण, जो दूसरे फेज में, सेकेंड फेज में क्या होता है, लिक्विड प्रोपोलेंट होता है, जिसमें इंजन के रूप में UDMH, तो अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन होती है, जिसमें डाईमिथाइल हाइड्रोजन
और ऑक्सीकारी के रूप में नाइट्रोजन टेट्राक्साइड N2O4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिक्विड में ये है, तो हाइड्रोजन से ही मतलब डाईमिथाइल हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल यूज होती थी, आजकल अच्छी वाली क्वालिटी की हाइड्रोजन यूज होने लगी है। और नाइट्रोजन टेट्राक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राक्साइड है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का याद रख सकते हैं मोटा मोटा। तो डाईमिथाइल तो आप लगा लोगे आगे, और इधर टेट्रा। तो तीसरा चरण में क्या होता है, फिर सॉलिड प्रोपेलेंट होता है जिसको HTPB, वही ब्यूटाडाइन होता है, पॉलीब्यूटाडाइन। तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का। और चौथे और अंतिम चरण में फिर लिक्विड प्रोपेलेंट होता है, उसमें ही मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन तो होता है MMH। तो मोनोमिथाइल हाइड्रोजाइन, तो हाइड्रोजन से ही मिलके बना हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारी के रूप में तो ऑक्सीडाइजर क्या यूज होता है, MON, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ध्रुवीय रॉकेट, जो पोलर रॉकेट अपने साथ हल्के जो 500 से 700 किलोग्राम भार के उपग्रह को ले जाता है तो बूस्टर मोटरों की जरूरत नहीं होती। जब हल्के को लेके जाता था 500 से 700 किलोग्राम ले जाता था PSLV, तो बूस्टर मोटरों की जरूरत नहीं होती। ध्रुवीय रॉकेट के इस संस्करण को कोर एलोन वर्जन कहते हैं। तो कोर एलोन, कोर मतलब बेसिक जो है, एलोन वर्जन कहते हैं, कोर एलोन वर्जन कहते हैं। जब इससे अधिक भार के, मान लो 1500 किलोग्राम के आसपास का भार लेके जाते हैं, उपग्रह की स्थापना करनी होना तो इसके प्रथम चरण के साथ संलग्न बूस्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम चरण के साथ कुछ बूस्टर मोटर भी यूज होते हैं। इसके संस्करण को स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं। तो वो तो एलोन वर्जन है, अकेला वर्जन है, ये स्टैंडर्ड वर्जन है। इसके बूस्टरों में 9 टन प्रोपेलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इसके साथ बूस्टर लगाए जाते हैं उनमें 9 टन, लगभग 9000 किलोग्राम के हैं बूस्टर यूज होते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, वन लाइनर। जब ध्रुवीय रॉकेट में किसी पेलोड की स्थापना बूस्टर कक्षा में 36,000 किलोमीटर बोलते हैं, जो अर्थ सिंक्रोनस बोलते हैं ना, अर्थ सिंक्रोनस, तो ये 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होता है। तो ये है, जब ध्रुवीय रॉकेट से किसी पेलोड की स्थापना भूस्तर कक्षा में करनी हो तो इसे और शक्ति संवर्धन की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लो इससे भी ऊपर जाता हो, 36,000 किलोमीटर जाता है, तो ज़्यादा पावर की जरूरत होगी। इसके लिए PSLV का नया मॉडल बनाएगा जिसको PSLV XL, एक्स्ट्रा लार्ज कहते हैं, और इसके बूस्टरों की संख्या 12 है। PSLV XL के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, पहली बार चंद्रयान को उसकी कक्षा में डालने के लिए किया गया था। नवंबर 2013 में PSLV XL के संस्करण जो C-25 है के माध्यम से MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। ये सैटेलाइट है MOM, जो मार्स को के साथ चारों ओर चक्कर लगाएगा, उसको भेजा गया था 2013 में एक्स्ट्रा लार्ज के द्वारा, या PSLV C-25 के द्वारा। 1 मार्च 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार ने, जो बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, PSLV के नए संस्करण PSLV QL का प्रथम मिशन संपन्न किया गया। तो 2019 को QL आ गया। इसका संस्करण में रॉकेट के 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर का प्रयोग किया गया 24 जनवरी 2019 को। तो 24 जनवरी 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर केंद्र सार श्रीहरिकोटा से PSLV के संस्करण में DL भेजा गया। प्रथम मिशन संपूर्ण है। यह संस्करण लिफ्ट ऑफ के समय अतिरिक्त थ्रस्ट प्रदान करने के लिए 2 स्ट्रैप अप बूस्टर से लैस है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या थे, 2 स्ट्रैप अप बूस्टर थे 24 जनवरी 2019 को। तो PSLV DL जो है भारतीय वैज्ञानिकों को कम बूस्टरों के साथ रॉकेट के प्रशिक्षण का एक मध्यवर्ती विकल्प प्राप्त करता है। तो मीडियम टाइप का ये लॉन्चर है। 28 फरवरी 2021 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 से ने मुख्य उपग्रह एमेजोनिया 1 सहित 18 सहयात्री उपग्रहों को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। तो एमेजोनिया 1 को 2021 में किया गया था, 28 फरवरी 2021 को। उसके साथ 18 सैटेलाइट और भी थे। PSLV 1 जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है का पहला संप्रमित वाणिज्यिक मिशन था। तो PSLV जो अमेजोनिया 1 है, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खुली है, ब्रांच खुली है जो इसरो की बेंगलुरु में ही, तो इसने पहला काम किया था ये। तो PSLV C-52 या अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट मिशन 4,
14 फरवरी 2022 को भारत ने भारतीय PSLV की 54वीं उड़ान, तो ये इस चीज़ से मतलब है कि 54वीं उड़ान भरी PSLV C-52 ने। और वर्ष 2022 में इस इसरो का पहला लॉन्च मिशन बना। वर्ष 2022 का ये सबसे पहला लॉन्च मिशन बना PSLV C-52। ये PSLV के एक्सल संस्करण की 23वीं उड़ान थी। ये C-52 को क्या बोलते हैं, PSLV के एक्सल की 23वीं उड़ान थी। और यहाँ पे 54वीं उड़ान बात की गई है, आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह ESO-4 अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है जो को लघु उपग्रह इनसेट मतलब है इनसेट 2D और इंस्पायर सेट 1 को 529 किलोमीटर की ऊंचाई वाली सूर्य तुल्यतम ध्रुवीय कक्षा जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है 529 किलोमीटर के ऊपर है स्थापित किया गया। ESO-4 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह का वजन 1710 किलोग्राम है। GSLV के बारे में जानते हैं। GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस मतलब जो 23.5 डिग्री पे अपनी अर्थ टिल्टेड है उसी के हिसाब से यहाँ पे छोड़े जाते हैं। तो ध्रुवीय रॉकेट 2500 से 3000 किलोमीटर वजन उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। तो ये GSLV है तो 3000 kg तक ले जाता है। इससे अधिक वजनी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV का ही विकास किया गया है। तो GSLV के 3 मॉडल हैं जिसमें मार्क 1 की भार क्षमता कितनी होती है 1.8 टन मतलब 1800 किलोग्राम तक लेके जाता है ये। और GSLV मार्क 2 की 2500 किलोग्राम है और GSLV मार्क 3 की 4000 किलोग्राम तक है। तो भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट GSLV की लंबाई 49 मीटर है 49.1 मीटर है और इसका भार 401 टन है। इसका तीसरा और ऊपरी चरण यानी क्रायोजेनिक स्टेज पर 17 टन भारी है। क्रायोजेनिक क्या होती है, जो अति शीतलक मतलब बहुत ही लोअर टेम्परेचर रखे हमेशा, क्योंकि आपको पता है जब ये अपनी जो एस्ट्रोनॉट गई थी वो कल्पना चावला वो वहाँ पे रास्ते में ही ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था उसके प्रोपेलेंट का और उससे टेम्परेचर ज़्यादा होने से बर्स्ट हो गया था वो एटमॉस्फेयर में घुसने की वजह से। तो क्रायोजेनिक टेक्निक ऐसी होती है, आपने सुना होगा एक नाम्बी नारायण साइंटिस्ट थे वो एस्पियोनाज के चक्कर में फंस गए थे। तो वो भी बहुत पहले से ही इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। वो बिल्कुल लोअर टेम्परेचर पे भी काम करता है ये। तो भारत के आधुनिक और सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का नामकरण काफ़ी दिलचस्प तरीके से किया गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इसका वजन 5 पूरी तरह से भरे बोइंग जंबो, जो बोइंग एयरक्राफ्ट होते हैं जंबो विमान 200 वयस्क हाथियों के बराबर है। या मतलब बोल सकते हैं कि 200 हाथियों के इस बराबर इसका वजन है मार्क 3 का। इसलिए इसे उन्होंने फैट बॉय या मोटा लड़का का उपनाम दिया है। इसको सोब्रिक्वेट मतलब एक उपनाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसरो ने वैज्ञानिक PSLV को वर्क हॉर्स मेहनती घोड़ा बोला था, PSLV को वर्क हॉर्स बोला था और GSLV मार्क 2 को उसकी स्थिरता की वजह से नोटी बॉय बोला था, शैतान लड़का बोला था। GSLV मार्क 3 तो क्वेश्चन बन सकते हैं, नोटी बॉय GSLV 2 को बोला, PSLV को मेहनती या वर्क हॉर्स बोला। GSLV 3 मार्क 3 को फैट बॉय बोल रहे हैं। M1 के माध्यम से 22 जुलाई 2019 को 3840 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 को प्रक्षेपण किया गया था। तो 2019 में आपका चंद्रयान 2 भेज दिया गया था। तो ऐसे ही चंद्रयान 1 2013 में गया, 2019 में चंद्रयान 2 गया और ये GSLV मार्क 3 M1 के माध्यम से भेजा गया। ये 3840 किलोग्राम था, आपको ये डाटा याद रखना है। और क्रायोजेनिक तकनीक क्या होती है, भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप पर उत्पन्न करने तथा उसके उपयोगों अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में क्रायोजेनिक शब्द का उद्भव यूनानी शब्दों क्रायोस से हुआ है, से जेनिक हुआ है, यूनानी शब्द से क्रायोस से हुआ है। क्रायोस का अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा, जबकि जेनिक का अर्थ होता है पैदा करना, टू प्रोड्यूस करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उपयोग नीदरलैंड के प्रोफेसर कैमरलिंग ओनस ने किया था। 1894 ईस्वी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी स्थायी गैसों के शीतलन द्वारा तरलीकरण के संदर्भ में किया गया। दरअसल क्रायोजेनिक तकनीक का विकास 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी गैसों की द्रवीकरण के लिए प्रयासों का ही परिणाम है। क्रायोजेनिक आगे चलते हैं। क्रायोजेनिक तकनीक से 238 डिग्री फ़ारेनहाइट कम ताप पर, तो माइनस का शून्य से भी 238 डिग्री -238 फ़ारेनहाइट पर भी कार्य करती है ये, मतलब 150 डिग्री। अगर सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 150 डिग्री होगा, क्योंकि भाई C/5 F -32
8, ये ऐसा फॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने का। तो 150 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, काम करता है। क्रायोजेनिक तकनीक का मुख्य उपयोग रॉकेटों में किया जाता था, जहाँ गैसीय ईंधन को क्रायोजेनिक तकनीक से तरल अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता था लिक्विड में, और रॉकेट को क्रायोजेनिक चरण को ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवित गैसें लिक्विफाइड गैसेज को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। प्राय इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में यूज होती हैं। तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है। तो रैम जेट एक प्रकार का जेट इंजन है जो किसी वायुयान की अग्र दिशा में गति का उपयोग करके जेट इंजन के दहन कक्ष में आने वाली हवा को संपीड़ित करता, कंप्रेस करता। तो यही है कि रैम जेट हवा का जो आगे से आ रही है हवा, उसका यूज करता है और उसको कंप्रेस करता है। वायुयान में उपलब्ध ईंधन के दहन से यह हवा गर्म होकर विमान की गति प्रदान करती है। तो जो इंटरनल कंबशन होता है उससे क्या है, इस हवा को एनर्जी मिलती है और ये रॉकेट को आगे लेके जाता है। रैम जेट में किसी भी प्रकार के गतिमान पुर्जे नहीं होते, तो इसमें कोई गतिमान पुर्जे नहीं होते। इस प्रकार के जेट इंजन केवल गति प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ही निर्मित किए जाते हैं। तो ये गति प्राप्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। रैम जेट जो अगला हिस्सा होता है, इस प्रकार का अगला हिस्सा होता है। रैम जेट इंजन 5 मैक तक की अधिकतम गति तक प्रचलित किए जा सकते हैं। 5 मैक मतलब साउंड का जो 380 मीटर पर सेकंड है, उसका 5 गुना टाइम तक भी किया जा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि लाइट की 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इतनी स्पीड होती है लाइट की। और ये हम साउंड की बात कर रहे हैं कंपैरिजन टू मैक मतलब साउंड से। स्क्रैम जेट इंजन क्या है, सुपरसोनिक दहन रैम जेट, सुपरसोनिक कंबस्चन रैम जेट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार के इंजन युक्त विमान से तरल ऑक्सीजन साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें क्या है, स्क्रैम जेट में क्या है, लोग ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं होती। यह इंजन वायुमंडल की ऑक्सीजन को ही ग्रहण करता था, उसका तत्पश्चात कंप्रेस करके विमान में उपलब्ध ईंधन का प्रयोग करता है आगे बढ़ने के लिए। स्क्रैम जेट इंजन रैम जेट से इनोवेशन का ही परिणाम है। इसका दहन और कुछ कक्ष सुपरसोनिक वायु प्रभाव के साथ परिचालन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं, इन्हें अनुसंधान रॉकेट रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मुख्यतः जापान तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों को क्रियान्वित मतलब एग्जीक्यूट करने के हेतु डिजाइन किए गए हैं। रॉकेट के संदर्भ में साउंडिंग शब्द का अर्थ मूल रूप से मापन करना ही है। तो माप करना है। मापन तथा अनुसंधान कार्यों हेतु यह पृथ्वी की सतह से 50 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुसंधान उपकरणों के वहन में सक्षम है। तो आगे स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पिट्जर यह सौर प्रणाली से लेकर अंतरिक्ष से दूर स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित नासा की पराबैंगनी दूरबीन है। पराबैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट दूरबीन है, ये यूवी दूरबीन है ये। तो इसे बोलते हैं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप से या स्पिट्जर नाम है इसका। तो अंतरिक्ष से दूर स्थित पिंडों के अध्ययन के लिए, अंतरिक्ष से दूर कोई पिंड है उसको देखने के लिए यूवी की दूरबीन है। स्पिट्जर जिसे पूर्व में अंतरिक्ष पराबैंगनी दूरबीन सुविधा, तो स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो पराबैंगनी इंफ्रारेड होता है, सॉरी यूवी नहीं होता, यूवी तो अल्ट्रा वायलेट होता है। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। इंफ्रारेड का क्या मतलब होता है, इंफ्रारेड का मतलब ये होता है कि भाई तो इंफ्रारेड का मतलब होता है कि कम होना। जो रेड कलर से विबजोर क्या होता है, देख पहले मैं बता देता हूँ। 400 से 700 नैनोमीटर क्या है, जो विजिबल की वेवलेंथ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा विबग्योर सुना हो आपने, विबग्योर, तो स्पेक्ट्रम से जब लाइट जाती है इसमें बढ़ती है। जो रेड से कम होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रा कम रेड, ये यूवी अल्ट्रा वायलेट के नाम से जाना जाता है। नासा की ग्रेट वेधशाला कार्यक्रम, ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का चौथा और अंतिम अभियान था ये। तो ये स्पेस इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इंफ्रारेड मतलब कम रेड, ये कम रेड की बात है। इंफ्रारेड इसकी वेवलेंथ कम होती है उससे। तो ग्रेट वेधशाला कार्य, ग्रेट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम का चौथा और अंतिम अभियान है। प्रत्येक वेधशाला अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के दृश्य, गामा और एक्सरे और पराबैंगनी के और सर्वेक्षण के लिए प्रक्षेपित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्य अभियानों में हबल टेलीस्कोप, जो हबल टेलीस्कोप का भी यूज हुआ है, या कॉम्पटन गामा किरण वेधशाला और चंद्रा
एक्स किरणें वेधशाला से मिलित हैं। स्पिट्जर खगोलीय उद्भव तथा आकाशगंगा तारों और ग्रह के विकास और निर्माण की क्रिया के अध्ययन के लिए रूपांकित डिजाइन नासा ने के खगोलीय उद्भव जो नासा में एस्ट्रोनॉमिकल सर्च फॉर ओरिजिन्स प्रोग्राम का हिस्सा थी। यह फ्लोरिडा स्थित कैप कैनेवरल जो कैप कैनेवरल जगह से डेल्टा से रॉकेट 25 अगस्त 2003 को प्रक्षेपित किया गया था। तो 2003 में जो मान लो बीच में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आइलैंड है, वहाँ से कैप कैनेवरल से वहाँ पे भेज दिया गया था। 16 वर्षों से भी अधिक समय तक अवरक्त प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए उपरांत 30 जनवरी 2020 को नासा स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन का मिशन समाप्त घोषित कर दिया गया। तो ये 16 वर्षों तक घुमा, 2003 में भेजा गया था, 2020 तक इसने काम किया। तो आगे चलते हैं। हर्सेल अंतरिक्ष वेधशाला मिशन। तो हर्सेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या है? यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एजेंसी की वेधशाला है। अवरक्त इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो अवरक्त बोलते हैं, देखो इंफ्रारेड वहाँ पे गलत था क्योंकि इंफ्रारेड होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम और वो होता है यूवी होता है पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वरुण ग्रह यूरेनस की खोज करने वाले वैज्ञानिक का सर विलियम हर्सेल के नाम से इस मिशन का नामकरण किया गया था। तो हर्सेल का नामकरण पे स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ये यूरेनस की खोज वरुण ग्रह की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने के नाम पे रख दिया। इस मिशन को फ्रेंच गुयाना स्थित गुयाना अंतरिक्ष, तो फ्रेंच गुयाना जगह है साउथ अमेरिका में, तो वहाँ से भेजा गया कि एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्लैंक अंतरिक्ष के दौरान, तो यूरोपियन एजेंसी का, ये साउथ अमेरिका का नहीं है, गुयाना जगह है, वहाँ पे 2009 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन के तहत 3 उपकरणों में से 2 का विकास में नासा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अपने बहुत नाम सुना होगा, एरियन 5 रॉकेट के 5 रॉकेट द्वारा इसको 14 मई 2009 को भेजा गया था गुयाना स्पेस सेंटर से। तो इस मिशन के 3 उपकरणों में से 2 क्या है, विकास में नासा का बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर्शेल दूरबीन ब्रह्मांड में सबसे ठंडे और दूरस्थ पिंडों से उत्सर्जित अधिक तरंगदैर्घ्य जिनकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है कि अवरक्त की खोज तथा अध्ययन में हेतु प्रक्षेपित की गई है। इस दूरबीन वर्ष 2013 तक सक्रिय रही थी, 2009 में भेजा, 2013 तक ये हर्शेल दूरबीन है वो सक्रिय रही। आगे चलते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, तो 25 दिसंबर 2021 को नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका, तो मैं ठीक था क्योंकि फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका की जगह है, तो कि से यूरोपियन एरियन 5 रॉकेट द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा द्वारा अब निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली दूरबीन है। तो जेम्स स्पेस क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली दूरबीन बताई गई है। यह एक विशाल अवरक्त दूरबीन है, यह मतलब इंफ्रारेड पे काम करती है। पूर्व में दूरबीन को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप भी बोला गया है ईस्ट में। तो सितंबर 2002 में इसका पुनर्नामकरण नासा के पूर्व जेम्स ई वेब्स के नाम पर किया गया था, इसलिए इसको JWST के प्राथमिक दर्पण प्राइमरी मिरर का व्यास क्या होता है, 6.5 मीटर होता है। पहला जो मिरर है इसका 6.5 मीटर व्यास होता है। यह अब तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़े दर्पण से युक्त दूरबीन है, सबसे बड़ा दूरबीन है, मतलब 6.5 मीटर का। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी या कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी का साझा मिशन है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक की एक प्रमुख वेधशाला प्राइमरी ऑब्जर्वेटरी को ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में प्रथम चरण का अध्ययन करेगी। बिग बैंग से भी पश्चात इस प्रथम जो ल्यूमिनस ग्लोव से लेकर सौर प्रणालियों के क्रमिक विकास तक का अध्ययन दूरबीन के जरिए से किया जाएगा। तो एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का संगठन कंपोजिशन भी दूरबीन द्वारा किया जा सकता है। एक्सोप्लैनेट जो बाहर के रहते हैं, जैसे बाहर वाले होते हैं ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अर्थ होती है, तो अर्थ के पास का कौन सा, मंगल ग्रह आपने सुना होगा, मार्स रहता है, और ये मान लो सन है, और तो सन के पास कौन सा होता है, मरकरी होता है, बुध। तो सन के बाद मरकरी, फिर अर्थ, फिर ये होता है मार्स रहता है। तो उसके आगे JSUN से याद रख सकते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये एक्सोप्लैनेट जो बाहर के प्लैनेट होते हैं, मतलब उनको अध्ययन के लिए भी किया जाता है, कंपोजिशन का अध्ययन करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को प्राय हब्बल दूरबीन का स्थापना रिप्लेसमेंट कहा गया था।
तो लेकिन यह वास्तव में उसका सक्सेसर है, उसके पीछे आने वाला मतलब अपग्रेडेड वर्जन है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्यतः अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करेगा, जबकि हबल रूप से ऑप्टिकल तथा पराबैंगनी तरंगदैर्घ्य पर आधारित है। तो जेम्स वेब में इंफ्रारेड यूज होते हैं और उससे पहले वाले हबल में क्या था, ऑप्टिकल, आपने सुना होगा ना, ऑप्टिकल फाइबर और यूवी रेज यूज होती हैं। मंगल अन्वेषण, तो मंगल यानी सौरमंडल में दूरी की स्थिति से सूर्य से चौथा ग्रह, तो पृथ्वी के पास है, सूर्य से चौथा ग्रह है ये अर्थ के बाद, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। मंगल ग्रह का धरातल स्थलीय तथा वातावरण विरल है, तो धरातल स्थलीय है, नॉर्मल है, प्लेन है, और वातावरण बिल्कुल विरल है, डेंस नहीं है। इसकी सतह चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी की ज्वालामुखी घाटी और रेगिस्तानियों तथा ध्रुवीय बर्फीली चोटों की याद दिलाती है। तो चंद्रमा और अर्थ जैसे इसमें चोटियाँ, ज्वालामुखी सब कुछ है। यहाँ स्थान ओलंपस मोन्स का, जो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है। तो ओलंपस मोस यहाँ पे ही है, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ ही विशालतम घाटी वेलेस मेरिनियस भी यहीं स्थित है। तो सबसे गहरी घाटी जैसे हम बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच इंडिया में, नो सॉरी, ये हम अटलांटिक ओशियन वो बोलते हैं, तो मैरियाना ट्रेंच है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, वेलेस मेरियंस वैसे ही नाम लिख दिया। ओलंपस मोन्स क्या है, सबसे बड़ा पर्वत है। तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज शुरुआत सर्वप्रथम तत्कालीन सोवियत संघ ने की थी, रूस ने, मतलब सोवियत संघ ने मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष मार्स 1 को प्रथम मंगल मिशन के तौर पर 1 नवंबर 1962 को भेज दिया। तो हमारा तो मंगलयान 2013 में गया था, बट रूस का तो 1962 में ही गया था। इसके बाद अमेरिका ने 1964 में मैरिनर 4 के ऊपर प्रक्षेपित किया था। तो 1964 में यूएसए ने भी कर दिया था, जिसे जुलाई 1965 में मंगल के पास से गुजरते हुए उसके चित्र खींचे थे। ये मंगल के पास से घुमा था, वहाँ से इसने फोटो ले लिए थे। इन मिशनों के बाद कई मंगलयान अभियान संपन्न हुए, लेकिन सबसे अधिक सुर्खियों में रहे अंतरिक्ष जो नासा का है द्वारा भेजे गए जुड़वा रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो फेमस रहे, जो मंगल के लिए भेजे थे नासा ने, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। रोवर के बारे में जान लेते हैं। रोवर शब्द का मीनिंग आपने बहुत बार देखा होगा कि इसका मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने फिरने वाला। और खगोलीय संदर्भ में रोवर ऐसे वाहन होते हैं, अगर मान लो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में बात करेंगे तो किसी अन्य ग्रह तथा खगोलीय वस्तु पर घूमने फिरने की क्षमता रखता हो। तो किसी भी मान लो चंद्रमा के ऊपर जाके घूमे, जो रिमोट वाली कार की तरह। कुछ रोवर रोबोट ऐसे होते हैं, रोबोट होते हैं जो बिना किसी व्यक्ति की मौजूदगी के चलते हैं, बिना किसी आदमी के चलेंगे, और कुछ मनुष्यों के साथ एक दूसरे को स्थान पर ले जाने के लिए बने होते हैं। आमतौर पर रोवर किसी ग्रह पर किसी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए जाते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये 2003 में नासा ने क्रमशः स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नामक 2 रोवरों को मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन, तो मार्स पे भेजा गया था मंगल ग्रह पर, के तहत मंगल की ओर रवाना किया गया था। 2 स्पिरिट है वर्ष 2004 से 2010 तक काम किया इसने, और अपॉर्चुनिटी 2018 के मध्य तक सक्रिय रहा था। तो हालांकि स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी से पूर्व नासा के मार्स पाथफाइंडर मिशन के तहत 1997 में सोजर्नर रोवर भी मंगलयान पर पहुंचा था। मतलब 97 में ही सोजर्नर का इनका मंगलयान पर रोवर पहुंच गया था, जो करीब 3 माह तक सक्रिय रहा था, 3 महीने तक। 1997 में सोजर्नर मंगलयान पर एक रोवर पहुंचा था। तो क्यूरियोसिटी नासा के मार्स साइंस लैबोरेटरी मिशन के अंग के रूप में एक क्यूरियोसिटी रोवर 26 नवंबर 2011 को भेजा गया था। तो नासा ने भेजा था, और यह एक छोटी एसयूवी आकार का रोवर है। एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, छोटी एसयूवी आकार का रोवर है। ये लगभग 899 किलोग्राम वजनी, मतलब 900 किलोग्राम लगा लो। और 2005 को 12 को उतरा था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर जो गेल क्रेटर का पर लैंड किया था। इस जगह का मतलब क्रेटर बहुत खड्डा होता है, तो वहाँ पे लैंड किया था। अब आगे देखते हैं परसिवरेंस क्या है। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल 2020 के मिशन के तहत परसिवरेंस नामक रोवर का प्रशिक्षण किया था। तो परसिवरेंस को भेजा था वहाँ पे। 1025 किलोग्राम वजनी यह रोवर 10 फीट लंबा और 9 फुट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है।
तो 1025 किलोग्राम का है, 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, 7 फीट ऊंचा। 18 फरवरी 2021 को यह रोवर मंगल ग्रह पर जेजोरो क्रेटर, तो जो 2021 को 18 फरवरी को पहुंच गया। इसको टाइम भी तो लगा, 30 जुलाई 2020 को छोड़ा गया था, 18 फरवरी 2021 को पहुंच गया था यह रोवर मंगल ग्रह पर जेजोरो क्रेटर के समीप उतरा। नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत इंजेन्युइटी नामक हेलीकॉप्टर को परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। तो इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर भी भेजा गया वहाँ पे। किसी अन्य ग्रह पर कोई हवाई वाहन हेलीकॉप्टर किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है मंगलयान, तो ये पहला बार है कि कोई हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है, तो इसको बोलते हैं इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। मंगलयान क्या था? मोम मार्स ऑर्बिटर मिशन को 24 सितंबर 2014 को भेजा गया था। मोम को मंगल की कक्षा में प्रविष्ट हो गया, और इसका भी नियमित मंगल पर पानी, मीथेन और जीवन का अन्वेषण करना है। भारत का पहला राष्ट्र बन गया, मतलब भारत ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जिसने सबसे अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में मोम की सफल स्थापना करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। पहली बार में ही मतलब सेट कर दिया वहाँ पे। मोम मिशन 2014 में गया था ये। तो मोम एलीट क्लब, तो जो है मर्शियन मतलब मार्स का जो है एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिसमें कौन कौन थे? अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ। ऐसी उपलब्धि अर्जित करने वाला पहला एशियाई देश बना था 2014 में। तो चीन का मंगलयान के बारे में, तियानवन-1 के बारे में जान लेते हैं। 23 जुलाई 2020 को लॉन्च मार्च 5, तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है जो द्वारा चीन ने मंगल मिशन तियानवन-1 का प्रशिक्षण किया था। तो इसको छोड़ दिया गया था किसके द्वारा? लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा तियानवन-1 को भेज दिया था 23 जुलाई 2020 को। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर सम्मिलित हैं। 24 फरवरी 2021 को जो तियानवन-1 है रोबोटिक प्रोब के ने मंगल की ग्रह में प्रवेश कर लिया था। तो ये 2020 में चला था, 2021 तक उसकी कक्ष में पहुंच गया। तियानवन-1 अपनी 3 उद्देश्यों मंगल की कक्ष में परिक्रमण कर व्यापक सर्वेक्षण करने और इसकी सतह पर लैंड करने तथा रोवर को तैनात करने में सफल होता है। तो यह एक मिशन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला मंगल या अभियान गया था। तो मान लो एक तो उसके ऑर्बिटर घूमेगा, एक लैंड करेगा, एक तीसरा रोवर करेगा, तीनों काम करने वाला पहला मिशन में गया था। तियानवन-1 चाइना का है, 2020 में छोड़ा गया था। 24 फरवरी 2021 को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार चीन ने प्रथम मंगल रोवर को झूरोग नाम दिया था उन्होंने, जो रोवर वहाँ घूमा था। तो यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पहले मिशन होप को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। यह किसी पश्चिमी एशियाई, अरब तथा मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रशिक्षण प्रथम मिशन है। मतलब वेस्ट एशिया में सबसे पहला कंट्री यूएई है जिसने जापान की मदद से 2020 में अपना मिशन भेज दिया था मंगल पे। होप नाम था इसका। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रशिक्षण हुआ। 2019 में चंद्रयान 2 को गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी साउथ पोल पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। जो लैंड कर रहा था वहाँ पर उसका नाम विक्रम रखा गया और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया, जो ज्ञान का बोध कराएगा। तो ये लगभग 2369 किलोग्राम वजनी ऑर्बिटर 100 से 100 किलोमीटर चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। तो इतना इसका वेट था और इसको वहाँ की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। चंद्रमा की कक्षा के परिक्रमण के दौरान ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर अवलोकन करेगा। तो ये मून की जो सरफेस उसको देखेगा। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के
नियंत्रण केंद्र से टूट गया था। तो आपको पता होगा उस टाइम पे के सिवान थे, वो रो रहे थे और अपने मोदी जी उसको गले लगा रहे थे बंदे को, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल सिचुएशन थी उसके लिए, या पूरे देश के लिए सिचुएशन थी। ऑर्बिटर से अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंड करने की क्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क टूट गया और 1470 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर के माध्यम से ही 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर जो था 26 किलोग्राम का को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना था। ज्ञात तो है कि लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, तो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतारा। 10 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा लैंडर का पता लगा लिया गया है, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। 21 अक्टूबर 2019 को इसरो द्वारा घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर में ऑर्गन 40 की उपस्थिति का पता लगाया, तो वहाँ पे आर्गन 40 मेटल मिली है। तो चैंगई 5 के बारे में जान लेते हैं। 24 नवंबर 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा चीन के अंदर अन्वेषण कार्यक्रम के तहत चैंगई 5 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। यह अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा की सतह से लगभग 1731 ग्राम इतनी मिट्टी लेके आया और चट्टान का नमूना लेकर 12 दिसंबर 2020 को वापस धरती पर लौटा था। ये तो नवंबर में गया था और 17 दिसंबर को वापस आ गया था। चीन, अमेरिका और रूस के बाद चंद्रमा से नमूना एकत्रित करके पृथ्वी पर वापस लौटने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। तो चीन, अमेरिका और रूस के बाद ऐसा पहला देश बन गया था कि भाई तीसरा देश, मतलब वहाँ से मिट्टी लेके आया था जो। तो इनके प्रश्न कोश कितने भी हैं वो जान लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं इससे और क्या क्या आएंगे आपके एग्जाम में। ये पहले आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, तो सी आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भेजा गया था। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कोपुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कोसमोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। 1975 में कोसमोस 3M यान था और कोपुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया किसने? क्या भास्कर के या आर्यभट्ट के प्रक्षेपण, एप्पल के या अग्नि के? तो आपको पता दिया पहले ही 1975 में आर्यभट्ट के। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण क्यों किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इनसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया। इनसेट 3 को कब प्रक्षेपित किया गया? ये बी, कोरू से। तो इनसेट 3 का प्रक्षेपण दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया है। तो फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका में, आपको याद रखना है, छोटा सा देश है। इनसेट श्रृंखला के उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से ये 2012 को किया गया था। संचार उपग्रह GSAT-31 का प्रक्षेपण कोरू प्रक्षेपण बेस फ्रेंच गुयाना से 2019 में किया गया। फिर GSAT-31 को पहले GSAT-10 2012 में भेज दिया था और 17 दिसंबर 2020 को भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-1 को प्रक्षेपण किया गया था। तो आगे युग्म दिए हुए अगले क्वेश्चन में उनमें से कौन सा ठीक है हमें ये बताना है। कौन सा सम्मिलित ठीक नहीं है? तो कोस्मोसिस बैकग्राउंड क्या होता है? उपग्रह कार्यक्रम कोब। एक्सप्लोरर फैल्कन क्या है? समुद्रगत केबल तंत्र, और केबल तंत्र भेजा गया फैल्कन को क्या। और डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल है और एटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन है। तो आप भी अपना आंसर मार्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डी आंसर इसका सही है। कोलंबिया चैंसलर, डिस्कवरी, अटलांटिस, एंडेवर। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा के स्पेस शटल हैं। तो इनके स्पेस शटल हैं जो स्पेस में छोड़ के आते हैं वापस। शटल अपने ट्रेन से नहीं होगी ना, तो छोड़ के आने का काम होता है। कोलंबिया, चैंसलर, डिस्कवरी, अटलांटिस और एंडेवर अमेरिकी नासा के स्पेस शटल है। नासा द्वारा इन सभी का परिचालन अब बंद किया जा चुका है, तो बंद कर दिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि शटल रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किए जा सकते हैं, उपग्रह की भांति पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं और वायुयान की तरह पुनः पृथ्वी पर उतर सकते हैं, इसलिए शटल बोला गया उनको। अन्य विकल्पों में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर है जो कोब है, एक उपग्रह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नासा ने ब्रह्मांडीय विकिरणों की जांच के लिए कोब नाम के एक उपग्रह का प्रक्षेपण 18 नवंबर 1979 को डेल्टा यान के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं।
तो फॉल्कन रिलायंस कम्युनिकेशन के द्वारा बिछाया गया विश्व का सबसे बड़ा निजी समुद्रगत केबल है। तो फॉल्कन क्या है, जो यहाँ से चेन्नई से मान लो आगे बिछाया हुआ अंडमान में नेट पहुँचाने के लिए फॉल्कन बोलते हैं, उसको रिलायंस कम्युनिकेशन ने बेचा है। इसका उद्घाटन 5 सितंबर 2006 को किया गया था। यह तंत्र भारत को अभी 4 महाद्वीपों और 11 देशों से जोड़ने में सक्षम है। तो सूची 1 सूची दिया हुआ है, तो इनको हमें मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही है नहीं। सूची 1 ये सूची 2 है। तो क्यूरियोसिटी रोवर किसका था, तो आपको ये बताना है कि भाई नासा का था, यूएसए का मंगलयान का मैसेंजर है, क्या है मैसेंजर क्या है, रुस्तम 1 क्या है और आकाश 2 क्या है। तो इसका आंसर ए सही है। तो ए में मतलब फर्स्ट का 3 जो क्यूरियोसिटी रोवर है यूएसए का मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष, हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना है कि क्यूरियोसिटी रोवर है यूएसए का मंगल ग्रह पर खोज करने का अंतरिक्ष यान है। और बी का 4 है मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष है। तो नासा का बुध ग्रह पर भेजने वाला मैसेंजर है। और रुस्तम 1 क्या है, सेकंड डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 क्या है, फर्स्ट है ये आकाश 2 क्या टैबलेट है, बंदों को मिली थी, आपको पता होगा, जैसे मोबाइल की तरह टैबलेट। तो अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तो नासा ने मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत नवंबर 2011 में फ्लोरिडा के एटलस वी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। तो क्यूरियोसिटी 2011 में छोड़ा गया था ये एटलस 5 रॉकेट के द्वारा मंगल ग्रह पे। मैसेंजर क्या है, बुध ग्रह की सतह और भूरसायन अंतरिक्ष पर्यावरण के अंत 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित छोड़ा गया अंतरिक्ष यान है मैसेंजर, इसके लिए बुध ग्रह के लिए। रुस्तम 1 क्या है, डीआरडीओ का बेंगलोर स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, इसको बोलते हैं रुस्तम 1। आकाश 2 इंडिया में टैबलेट का नाम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है, तो इसमें से अटलांटिस क्या है, सबसे अंतिम रहा है। उसके बाद ये बंद हो गए हैं। 8 से 21 जुलाई 2011 के बीच की बात है कि मध्य संपन्न स्पेस टल अटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ ही नासा ने स्पेस टल कार्यक्रम समापन हो गया। कोलंबिया स्पेस टल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान ध्वस्त हो चुका था। तो कोलंबिया का याद रख सकते हैं 2003 में ख़त्म हो गया था ये स्पेस टल वापस। जैसे मान लो कल्पना चावला जी का स्पेस टल भी नीचे आया था तो वो ब्लास्ट हो गया था, वैसे ये 2003 में ब्लास्ट हो गया था कोलंबिया। और 24 फरवरी 2011 से 9 मार्च 2011 तक के मध्य संपन्न हुआ है। स्पेस टल डिस्कवरी का अंतिम ये है, 2011 में ख़त्म कर दिया था इन्होंने। एंडेवर अपने अंतिम अंतरिक्षीय मिशन 16 मई 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। एंडेवर 2011 में किया गया था और 1 जून 2011 को यह पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरा था, जिससे अब सेवानिवृत्त मतलब अब इसको रिटायर कर दिया गया है। ये युग्म दिए हुए हैं, जैसे अंतरिक्ष यान है और प्रयोजन। तो कैसेनी हाइंगेस सेकंड है, मैसेंजर थर्ड है, वाजियर 1 और वाजियर 2। तो इनमें से कौन सा ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ठीक है। इसका बी आंसर ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, मतलब इनमें से सम्मिलित कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड ठीक है। तो मैसेंजर बुध का मानचित्र, ये हमने अभी जाना थोड़ी देर पहले कि मैसेंजर से बुध का मैपिंग होती है। और वाइजर 1 और वाइजर 2 का बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण। तो सौरमंडल का जो बाह्य परिवार है उसका वाइजर 1 वाइजर 2 बोलते हैं। तो आगे इसके डिटेल जान लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है कैसेनी हाइंगस क्या है, शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। तो कैसेनी हाइंगस को याद रखेंगे, शनि पर भेजा गया था और इसलिए युग्म फर्स्ट सही नहीं है। तो बुध ग्रह के रासायनिक संगठन, चुंबकीय क्षेत्र आदि के अध्ययन के लिए 2004 में नासा ने मैसेंजर भेजा था बुध ग्रह के लिए। और रोबोट है ये। और सूर्य के बाह्य के लिए वाइजर 1 वाइजर 2 के तहत मानव रहित अंतरिक्ष वाहनों को वाइजर 2 का प्रक्षेपण किया गया था। क्योंकि सूर्य पे तो जा नहीं सकते मानव, क्योंकि वहाँ से झुलस जाएंगे, इतनी गर्मी है, लगभग आपका 5000 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर मिलता है। तो इसलिए ये वहाँ पे वाइजर 1 वाइजर 2 भेजे गए थे।
नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन के लिए है? तो कैसिनी के बारे में हमें जानना है कि शनि ग्रह के लिए है, और ये रोबोट था। ये 2017 में मिशन समाप्त हो गया है। आगे चलते हैं। डा विंसी प्लस वेरिटास द्वारा नासा द्वारा घोषित 2 किए गए मिशन हैं। तो डा विंसी और वेरिटास, इसका बी आंसर है, शुक्र ग्रह के लिए किए गए हैं डा विंसी और वेरिटास। अमेरिकी अंतरिक्ष जो नासा ने 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु 2 का चयन किया है। कैसे? तो डा विंसी डीप एटमॉस्फेयर वीनस शुक्र को बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन नोबल गैस एंड केमिस्ट्री इमेजिंग। तो वेरिटास की फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना है शुक्र या वीनस ग्रह के लिए इन्हें भेजा गया था 2021 में। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साथ के रूप में उद्धृत करते हैं? तो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए भेजते हैं क्या? अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करते हैं? अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति करते हैं? या अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना? तो इसका ए आंसर है पहला और दूसरा। तो जो अंतरिक्ष में कॉस्मिक वेव बोलते हैं, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं, की उपस्थिति का पता चलना और रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो लगातार एक्सपेंड हो रहा है हमारा ब्रह्मांड, उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है? कॉस्मिक वेव जो है ब्रह्मांड की, जो माइक्रोवेव वहाँ पे उत्पन्न होती है उनको, या रेड शिफ्ट परिघटना द्वारा आइडिया लगाया जाता है। अमेरिका के सोल पर्लमुटर एडम राइस के अलावा ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन वैज्ञानिक ब्रायन सिम्ट ने वर्ष 1998 में 2 अलग अलग शोधों में इस बात का पता लगाया कि करीब 14 वर्ष पहले बिग बैंग की घटना के बाद अस्तित्व में आए हुए ब्रह्मांड के विस्तार की गति तेजी होती जा रही है। तो इसमें उसकी मतलब ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी वैज्ञानिक ब्रायन सिम्ट ने 1998 में 2 अलग अलग शोधों से पता लगाया कि करीब 14 वर्ष पहले बिग बैंग की घटना के बाद अस्तित्व में ब्रह्मांड के विस्तार में गति की तेजी हो रही है। इस पूर्व वैज्ञानिकों की धारणा यह है कि ब्रह्मांड के विस्तार में गति लगातार कमी और आ रही है। अपने अध्ययन के इन वैज्ञानिकों को पाया कि 50 से अधिक सुपरनोवा निकल रहा है और वक्त के साथ अपेक्षा कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी आ रही है। इसी कारण सुपरनोवा की दूरी पृथ्वी से बढ़ गई है। इस वजह से उनसे निकलने वाला प्रकाश दूर हो गया है। इन 3 वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के विस्तार में समझने की दिशा में किए गए हैं। उनके शोध के लिए 2011 में भौतिकी राज्य नोबेल पुरस्कार भी मिला है इन तीनों को। आगे चलते हैं। कभी कभी समाचारों को इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी या स्ट्रिंग थ्योरी या स्टेटस मॉडल जैसे शब्द के संदर्भ में आते हैं। किसके लिए आते हैं ये? तो स्ट्रिंग थ्योरी जो सुनी है, या सिंगुलैरिटी सुनी है, या इवेंट होराइजन, तो ये सब किससे हैं? ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध से हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं अलग अलग। इवेंट होराइजन क्या होता है? यह एक ऐसी सीमा है, बाउंड्री है, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। चारों ओर का क्षेत्र जो ब्लैक होल का, उसको डिफाइन करते हैं इवेंट होराइजन। इसकी सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रक्षेपण संभव नहीं है। सिंगुलैरिटी, यह अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम के में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अनंत हो जाता है। तो यह एक अंतरिक्ष काल स्पेस टाइम में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी, इसमें सभी पदार्थों तथा बलों का एकल स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? इसमें सभी पदार्थों तथा बलों का एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों की स्थापना पर कंपाइन स्ट्रिंग पदों में की जाती है। तो इसमें यह है कि भाई सभी जितने भी मैटर्स हैं या फोर्स हैं को एक सिद्धांत पे रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर का बेसिक जो लेवल का व्याख्या कणों के स्थान पर कंपाइन स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। तो बेसिक जो एलिमेंट है उनको कंपाइन करके ज्ञात किया जाता है, स्ट्रिंग थ्योरी बोल दें। और स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है? कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूलों में 3 बल, विद्युतीय, चुंबकीय, दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है। सभी ज्ञात मूलों का वर्गीकरण किया जाता है। आगे चलते हैं। टिम पिक को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इनको सी अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। टिम पिक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं। ज्ञात है कि ये ब्रिटिश वायुसेना में अपने सेवाएं दे चुके हैं। तो टिंक पिन से याद रख सकते हैं, टिम पिंक। आगे चलते हैं। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हैं।
निम्नलिखित में से कोई एक नया कल्पना वन को दिया गया है। किसको दिया गया है? इनसेट 1A को कल्पना वन नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। मौसम के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी जो भारत के प्रथम उपग्रह कल्पना वन बताया गया, जो मौसम संबंधी जानकारी देगा, तो इसको इसरो ने भेजा है। 12 सितंबर 2002 को किया गया था। प्रारंभ में इस उपग्रह का नाम मेटसेट था, परंतु 5 फरवरी 2003 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना वन नाम दे दिया गया था। उल्लेखनीय है कि कल्पना चावला की स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में 2003 को मृत्यु हो गई थी। तो कोलंबिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, 2003 में मृत्यु हो गई थी उनकी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी मेटसेट का प्रक्षेपण किया। पहली बार भारत अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकाली कक्षा में 2003 किलोग्राम के अधिक अर्जक भार को प्रवेश किया। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है आपको बताना है। सी, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट हैं। भारत ने सितंबर 2002 में जो मौसम संबंधी मेटसेट का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को किया गया था। PSLV C4 ने पहली बार भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक के मेटसेट उपग्रह को स्थापित किया था। मेटसेट को भारतीय मूल के वैज्ञानिक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना वन का नाम दिया गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 2002 में छोड़ा गया था, जो PSLV C4 के द्वारा भेजा गया था, उसको कल्पना वन नाम दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी ने। सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया था। क्या किया गया था? डी आंसर है। मेटसेट भेजा था सितंबर 2002 में। 17वां, अंतरिक्ष में से 100 किलोमीटर सेकंड कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण में पृथ्वी के धरातल पर पहुंच गए हैं, तो 13 जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो इसका आंसर ए है। अंतरिक्ष में तीव्र गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण पृथ्वी के धरातल पर पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उन्हें ध्रुवों को ओर मोड़ देता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ऑरोरा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो प्लीज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आगे इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच।